नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। मुख्यमंत्री निवास भी अब सुर्खियों में है और इसका कारण मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री के द्वारा की गई कोई बड़ी घोषणा नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री पर निवास पर चर्चा इसलिए है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात की चर्चा की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में जो लखनऊ में है, वहां पर किसी जमाने में वहां पर भी शिवलिंग हुआ करता था। किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में मंदिर, मस्जिद और धर्म की राजनीति हावी होती जा रही है और क्यों अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, जनता के मुद्दों को विपक्ष में रहते हुए उठाने की बजाय इस तरह के मुद्दों को तूल दे रहे हैं। संभल से हुई शुरुआत या शायद उससे भी पहले कहां जाकर खत्म होगी मालूम नहीं, लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट है मुख्यमंत्री निवास को लेकर। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नावेश शिको जी वरिष्ठ पत्रकार, आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको ये सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा को शुरू करेंगे। सच बताऊं, मैं जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस से सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। कमाल है। पत्रकार साथियों को जिस तरह से पीछे नहीं हटने की नसीहत दे रहे हैं, अखिलेश यादव के दावे पर क्यों मचा है सियासी घमासान, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। उत्तरकाल में इन सवालों के जवाब कि अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि सीएम हाउस के नीचे भी एक शिवलिंग है। मुझे याद आ रहा है, संभल से सीएम हाउस तक यूपी में राजनीति का ये कैसा रंग हम देख रहे हैं। और हमारे साथ अशोक यादव, नावेश चिकोची और आलोक पांडे जी सभी जुड़ चुके हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रवक्ता भेजने से एक तरह से मना किया है। अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ऋचा सिंह, माफ कीजिए, ऋचा सिंह बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ रही हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, ये जी अखिलेश यादव जी को कोई सपना आया क्या? देखिए मीना जी, मुझे लगता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। तो मुझे लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके इकोसिस्टम के लोग सारे काम धाम छोड़कर शिवलिंग और मंदिरों की खोजने में लग गए हैं, तो वो काम की शुरुआत अपने यहाँ से करना चाहिए था उनको। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं से कोई इंफॉर्मेशन उनको मिली है और बड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिली है, जैसा कि हम लोग सभी लोग सुने उनको, तो शुरुआत करनी चाहिए वहां पे। हमारे कम से कम माननीय योगी जी को, जो कि अपने मुख्यमंत्री पद के प्रति ज्यादा जवाबदेह नहीं बल्कि धर्म के प्रचार प्रसार के प्रति ज्यादा जवाबदेही आजकल दिखा रहे हैं, तो उनको कम से कम इतना तो काम शुरू करना चाहिए, अपने जो सीएम हाउस से ही शुरू करना चाहिए था। अशोक यादव जी, अब ये बताइए क्या करना चाहिए? मुख्यमंत्री निवास में नीचे शिवलिंग है, क्या करना चाहिए? अरे खुदाई कराएं, उसका सर्वे करा के, और क्या करना चाहिए? कम मुख्यमंत्री निवास के नीचे खुदाई करवाएं। भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश मुख्यालय और दिल्ली का मुख्यालय, कम से कम अपने मुख्यालयों के नीचे खुदाई करें शिवलिंग की और खोजें कि शिवलिंग हो सकता है वहां भी मिल जाए। और उसके बाद फिर हर जगह पूरे हिंदुस्तान में खुदाई करें, फिर कोई नहीं विरोध करेगा। हम लोग भी नहीं, हम लोग भी बिल्कुल मुंह ऐसे गांधी जी के 3 बंदे से मुंह बंद कर लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। पहले अपने यहाँ से शुरुआत कर दें वो, और अपने यहाँ खुदाई सब करवा दें। जितने जिला मुख्यालय उन्होंने बनवाए हैं जो भ्रष्टाचार के पैसे से, मुझे लगता है 3 स्टार रेटिंग वाले हेडक्वार्टर उनके बने हैं,
आज तक कांग्रेस पार्टी को लोग कहते हैं कि बड़ा ये किया वो किया, 70 साल से ऊपर उनका शासन रहा, लेकिन अभी तक तो हर जिला मुख्यालय में उनका हेडक्वार्टर बना नहीं मीना जी। तो ये जो अरबों खरबों रुपए लगा के इन्होंने हेडक्वार्टर बनवाए, कम से कम अपने यहाँ से शुरू कराएं वो खुदाई, और शिवलिंग को एक बार खोजना शुरू करें अपने यहाँ से। हम लोग भी बिल्कुल सहर्ष तैयार हो जाएंगे कि ठीक है भाई खोजिए, और हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे बाकी जगह खोजाई में। तो कम से कम शुरू करें, अच्छे काम की शुरुआत अपने यहाँ से शुरू करें। वो नावेश शिको जी, अखिलेश यादव ने तो मुख्यमंत्री निवास की चर्चा की, उनके पास जानकारी, कुछ याददाश्त उनकी तेज हुई, उनको कुछ याद आया होगा जब वो मुख्यमंत्री निवास में थे, वहां पर लोग चर्चा करते होंगे। लेकिन अशोक यादव जी तो 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं। उनका तो कहना है तमाम बीजेपी मुख्यालयों की भी खुदाई होनी चाहिए। नावेश शिको जी, कहां पहुंच गए हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का बड़ा बराबर का मुकाबला है, बड़ा कड़ा मुकाबला है। और भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव जी को बहुत संघर्ष करना है। बहुत सारे मुद्दे हैं। गठबंधन की गणित को मजबूत करना है, गठबंधन की केमिस्ट्री को मजबूत करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत मजबूत पार्टी है, वो भी उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी अपने सहयोगी दलों के साथ में सामंजस्य बना के सरकार चला रही है और चुनाव लड़ती है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जातियों के छोटे छोटे संगठन उनके साथ में हैं। उनके पास जयंत चौधरी हैं, उनके पास में तमाम अलग अलग जातियों के जातिगत भी उन्होंने जाल बिछा के रखा है। और बार बार बीजेपी की रणनीति यह है कि कहीं ना कहीं धार्मिक पिच पर अखिलेश यादव को फंसाएं, कहीं ना कहीं उनको ट्रैप नहीं आए जहां पर धर्म की बात केवल हो। और अखिलेश यादव बार बार खुद ब खुद उस ट्रैप में आ रहे हैं। आज तो कोई बात भी नहीं थी, उन्होंने जो इस तरह का बयान दिया है उससे जाहिर हो रहा है कि अगर बीजेपी सिर्फ धर्म की बात करती है, मंदिर और मस्जिद विवाद की बात करती है, तो वो भी यही बात करेंगे। अरे साहब, आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछड़ों की और दलितों की लड़ाई की बात आप करते हो। आपकी राजनीतिक रणनीति जो है वो यही है कि पिछड़े समाज को दलित समाज के ऊपर भरोसा कायम करना और पीडीए के कंसेप्ट पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना। उनके साथ कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ आप एक अच्छा रिश्ता स्थापित करो। आप कहीं ना कहीं साझा प्रदर्शन करो, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करो। आपके पास दलित सम्मान का मुद्दा है और दलितों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सरकारी नौकरियों की भी परेशानी है, तमाम मुद्दे हैं। आप उस मुद्दों की स्पेस को छोड़कर उसी ट्रैप पे आ गए जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। हास्यास्पद बात है और ये कहीं ना कहीं तंज है मंदिर के ऊपर, एक धार्मिक भावनाओं के ऊपर। इस बयान से भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा अनुभव बताता है, 1-2 दिन के अंदर योगी जी 5AD में एक शिवलिंग की तस्वीर जारी कर देंगे और वो ये कह देंगे कि उन्होंने तो ये सोचा, हम जहां पर रहते हैं, जहां पर 5AD, जहां हम रहेंगे, और 5AD में ये परंपरा हो जाएगी कि कई शिवलिंग वो स्थापित कर देंगे, वो मंदिरें स्थापित कर देंगे और फोटो जारी कर देंगे। कहेंगे ठीक है, हमें खुदाई की क्या जरूरत है, खुदाई तो विवाद पे होती है ना, हम स्थापित कर देंगे। हमारे विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने भी कहा है और मेरी भावनाएं भी जुड़े, उत्तर प्रदेश की भी भावनाओं से जुड़ी हुई है। तो ये बातों से आखिर उत्तर प्रदेश की जनता का क्या होगा जब विपक्ष का भी नेता यही बोलेगा, सत्ता पक्ष भी केवल खुदाई की बात करेगा, मंदिर और मस्जिद की बात करेगा, इसके अलावा क्या मुद्दा नहीं रह गया है? क्या दलितों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या अखिलेश यादव जी को ये नहीं पता कि दलितों के मुद्दों पर ये आगे जीत सकते हैं? आलोक पांडे जी, क्या हुआ अखिलेश यादव जी को? कैसे भूल गए? मस्खरी कर रहे हैं या फिर वाकई में गंभीरता से उन्होंने बीजेपी की राहें आसान की है? ये बताता है कि अखिलेश यादव जी सनातन का कितना सम्मान करते हैं। मतलब इतनी मोहब्बत तो हमने किसी नेता को देखी ही नहीं सनातन से करते हुए, हिंदू धर्म से करते हुए, जितना अखिलेश भाई के आज व्यंग से। मतलब मैं बड़ा आहत हुआ, उनका वीडियो देखा जब आपके प्रोग्राम में आना था, मैंने सारी डिबेटें सुनी, बहुत दिल दुखा। क्या हिंदुओं का इतना अपमान करेंगे अखिलेश भाई? वो हिंदू है कि नहीं, मुझे इसमें डाउट है अब। और वो इतिहास का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं नहीं रखते, मुझे इसमें भी डाउट है, क्योंकि इतिहास 3 चीजों से मिलकर बनता है। उसमें से सिर्फ एक वक्तव्य जारी करते से कोई चीज इतिहास नहीं हो जाती। इतिहास अगर कहीं सर्वे होगा, उसके 3 आधार हैं। उस जगह का ऐतिहासिक चीज मिली हो, उसके कुछ प्रमाण दिख रहे हो, उसका रिटर्न किसी किताबों में जिक्र हो और कल्चरल उसकी स्वीकारोक्ति हो,
ये तीन चीजें मिलती है तब इतिहास बनती है। ऐसे तो मैं कह दूं कि मुझे मुझे लगता है कि SFI में जो अखिलेश भाई का घर बना है वो शिवलिंग गाड़ कर मुलायम सिंह यादव ने घर बनाया था। मैं आरोप लगाता हूँ वो शिवलिंग तुरंत हमारा वहां से रिलीज किया जाए। अखिलेश यादव के घर में सही में है हमारा शिवलिंग, तो क्या घर खुदवा देंगे अखिलेश यादव अपना? ये जी सनातन का अपमान है। अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म का अपमान किया है और उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के हिंदू विरोधी इस कृत्य के लिए न केवल उन्हें राजनीतिक रूप से दंडित करेगी, बल्कि आने वाले समय में अखिलेश यादव को हिंदुओं का वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। और देखते हैं उत्तर प्रदेश में ये मुसलमानों के वोट से कितना सरवाइव करते हैं। और करना हिंदुओं का अपमान अभी कुछ बाकी है। अगर जो मुलायम सिंह ने हिंदुओं पर गोली चलवाई थी सरयू में, जो अखिलेश यादव इस चरम बिंदु तक लेके आए हैं हिंदुओं का अपमान करने में, ये जो हंस रहे हैं ये सारे लोग अखिलेश यादव और अखिलेश यादव से अगल बगल बैठे लोग, हिंदू धर्म पर आप हंसते हो। शर्म आती है मुझे ऐसे नेता पर जो हमारे धर्म पर इस तरह का कटाक्ष करता है, व्यंग्य करता है। मैं तो कहता हूं कि मेरा बस चले तो मैं कहूं कि धरती फट जाए और अखिलेश भैया उसमें समा जाए। धरती फटी क्यों नहीं और अखिलेश धरती में समाये क्यों नहीं? हमारे धर्म का अपमान करने की वजह से। अखिलेश जी तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए यही तो मैं कह रहा हूँ कि जी पत्रकारों से मैं माफ कीजिएगा लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं। मैं पत्रकारों से ये एश्योरेंस भी चाहते हैं कि वो हर हाल में ये जानकारी मीडिया के अलग अलग जो माध्यम हैं उनसे लोगों तक पहुंचाएं। अब लोग जब सुन ही रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों का काम है जो कुछ कहा जा रहा है उसे जनता के साथ साझा करना। अब कहने वाली की नीयत और जो कह रहा है उसकी मंशा और उसका समाज में असर, उसकी सोच, उसकी परिपक्वता और उसके इरादे, ये सब कुछ समाहित हैं। तो अशोक यादव जी, मकसद क्या है यहाँ पर अखिलेश यादव का? जनता के मुद्दे, वाकई में बहुत कम बच्चे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में, या आपके पास है नहीं, या जनता के मुद्दों की आपको भी जरूरत नहीं है? नहीं देखिए, जनता के मुद्दे बहुत हैं और जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोग समय समय पर आंदोलित भी रहते हैं, समय समय पर उन मुद्दों को उठाते भी हैं। लेकिन जो अभियान चल रहा है इन लोगों का, मंदिर खोजो अभियान, इस अभियान में हम लोग थोड़ा सहयोग देना चाह रहे थे कि मंदिर खोजो अभियान या योगी सरकार की जमीन जो खो गई थी, राजनीतिक जमीन, उस राजनीतिक जमीन को खोजो अभियान उसी की आड़ में चलाया जा रहा था। उसी में हम लोग थोड़ा सहयोग देना चाह रहे थे। इसी में हमारा राष्ट्रीय जी ने कहा कि भाई अपना अच्छे काम की शुरुआत वहीं से करना चाहिए। दूसरे अभी आलोक पांडे जी ने कहा धरती फट जाए ये वो। अरे तो जिस दिन आपने नृपेंद्र मिश्रा जी को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में और यथास्थिति बनाए रखने के लिए उनके ऊपर जो आप कह रहे हैं राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रस्ट में अध्यक्ष बनाया उसी दिन धरती फट जानी चाहिए थी। और आप आपके साथ साथ जितने लोग हैं जो हिंदू धर्म के तथाकथित रखवाले बने घूमते हैं, तलवार और त्रिशूल लेके भांज रहे हैं, उन लोगों को तो तुरंत समा जाना चाहिए था धरती में और पाताल लोक में चले जाना चाहिए था। झूठा आप यहाँ बैठे डिबेट में अपना समय जाया कर रहे हैं। और जिस दिन माँ गंगा के नाम पर झूठ बोला था माननीय मोदी जी ने कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और हाई कोर्ट के आदेश में हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है, मीना जी आप गूगल सर्च करिएगा, कि गंगा सफाई अभियान का ज्यादातर पैसा बंदर बांट हो गया। उस दिन भी आपको अगर माँ गंगा हमारी जीवन दायिनी है और उस माँ गंगा के साथ अगर ठगी किया भाजपा की सरकार, तब से तो भाजपा की सरकार है, किसी और सरकार तो बनी नहीं। तो उस ठगी पे, माँ गंगा के नाम पर ठगी की गई, राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी की गई, जमीनों की ठगी की गई, तो ऐसे ऐसे कुकृत्य अगर धर्म के नाम पर भाजपाइयों ने किया तो मुझे लगता है कि आलोक पांडे जी को तत्काल जमीन में धरती फट जानी चाहिए। नहीं फट रही है तो कहीं जो है जहां पे धरती उरती फटी वहीं जाके कूद जाना चाहिए, इनको पाताल लोक में कूद जाना चाहिए। लेकिन नहीं कूदे तो भाई क्या कर सकते हैं। तो अच्छे काम की शुरुआत तो मुझे फिर वही याद आ गया, आलोक जी को खुद करके बताना चाहिए, देखो हम जा रहे हैं समाधि लेने हम। तो हम लोग भी सोचते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आप आलोक भाई ने कहा और बात हम लोग मानते हैं। अच्छा दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी का एक औरा है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की लूट पे उंगली उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी के गलत कार्यों पे उंगली उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी के धर्म विरोधी सनातन विरोधी कृत्यों पे उंगली उठाएगा, ये कहेंगे अरे बाप रे ये तो हिंदू विरोधी हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। मतलब हिंदुत्व का ठेका अपने आप इन्होंने टेंडर डाला हिंदुत्व का और अपने आप उसके ठेकेदार हो गए।
सनातन का इन्होंने टेंडर डाला और सनातन के ठेका लेके बैठ गए। राष्ट्र सुन लीजिए, राष्ट्रभक्ति का इन्होंने टेंडर डाला और वो टेंडर अपने ही नाम पास करा के बैठ गए कि हम राष्ट्र के रखवाले हैं, हम सनातन के रखवाले हैं। आप जी। चाहते हैं अशोक यादव जी कि उस टेंडर प्रक्रिया में आपको भी शामिल किया जाए? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग मीना जी फर्जी टेंडर नहीं डालते हैं। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्र की सेवा कैसे हो सकती है। राष्ट्र की सेवा करने के लिए आपको बड़ा सा तमगा बना के यहाँ पे राष्ट्रभक्त लिखवाने की जरूरत नहीं है। आपने अब देखिए, आपको याद होगा 2014 तक इस देश के ऊपर आप क्या लिखवाना चाहते हैं अशोक यादव जी? अखिलेश यादव जी क्या लिखवाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री निवास पर शिवलिंग की चर्चा मीडिया के सामने आकर देश का समय इस विषय पर आकृष्ट करना चाहते हैं, इस विषय पर देश के लोगों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। इससे अखिलेश यादव युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग हम देखिए, बार बार मैं वही सवाल का जवाब दे रहा हूं मीना जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही मंतव्य रहा होगा, यही विचारधारा रही होगी कि ये अच्छे काम की शुरुआत खुद करें। माननीय योगी जी अपने यहाँ से, अपने आवाज से खुद उनको करना चाहिए। अगर कहीं किसी को कई सूचना मिली है कि वहां शिवलिंग हो सकता है जी, तो आप मानते हैं कि ये अच्छा काम है? वही तो हम लोग कर रहे हैं, शुरुआत करें तब। देखिए, लोग कहावत है कि भगत सिंह बहुत अच्छे थे, कहते हैं लोग ना, भगत सिंह क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, उन्होंने देश के लिए जान गंवा दी। लेकिन लोग वहीं पे एक कमेंट करते हैं कि लेकिन भैया भगत सिंह बगल वाले घर में पैदा होना चाहिए, हमारे लड़का नहीं। ये कहावत है, एक कमेंट है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें योगी सरकार को नहीं करना चाहिए कि अगर वो करें, इतना अच्छा काम है शिवलिंग ढूंढना, सनातन धर्म को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने मुख्यमंत्री आवास और भाजपा के मुख्यालयों से खोजना शुरू करें। और अगर खोजना शुरू कर देंगे तो हम लोगों को वास्तव में मीना जी, हम लोग एफिडेविट पे लिख देंगे कि हाँ वास्तव में लोग मतलब धर्म रक्षार्थ ये सेवा कर रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। हम लोग इनका जो है इनकी तारीफ करेंगे। हम लोग, इतना मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। धर्म पर ठेकेदारी सिर्फ बीजेपी की नहीं है। अखिलेश यादव अगर ये संदेश देना चाहते हैं तो क्या ये तरीका उनका सही है? क्या इस तरीके से जनता और जो लोग जिनको वो अपनी तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं उनका ध्यान जाएगा? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि अखिलेश यादव बहुत बड़े विपक्ष के नेता हैं। उनका हर बयान सुर्खियां बनता है, उस पर चर्चा होती है, उसको गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो वो ये साबित करेंगे, जैसे अशोक भाई ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती है और कहीं ना कहीं हर समय वो मंदिर मंदिर खोजा करती है और मजाक बना के रखता है। ये बात इन्होंने रखी। लेकिन आप भी तो उसी श्रृंखला में आ गए। अगर सत्ता पक्ष सिर्फ मंदिर खोजने का ही काम कर रहा है तो आपने भी वही शुरू कर दिया। अब जनता क्या करे? जनता तो ये चाहती है कि उसको एक डाटा, अगर अखिलेश यादव जी ये बयान देते कि सर्वे का जो एक फैशन शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों, उत्तर प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों का भी सर्वे होना चाहिए, वहां की भी असलियत पता चले, कितना बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, कितनी महंगी पढ़ाई मिल रही है, किस तरह शिक्षा की ठेकेदारी हो रही है, किस तरह मरीज बिना बिस्तर के तड़प रहे हैं, किस तरह से मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवा नहीं मिल पा रही है। इसके सर्वे की अगर बात करते तो ये कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन से थोड़ा अलग है, ये समाज की उन हकीकत को भी उकेरना चाहते हैं जो सचमुच आदमी बर्दाश्त करता है, गरीब आदमी, आम इंसान, मिडिल क्लास, उसकी बात करते हैं। अगर वो ये पेश करते हैं जैसा कि उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश में फला चुनाव में इतने लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया जैसा कि वो कहते हैं, अगर वो इसका डाटा पेश कर देते और बता देते इस विधानसभा क्षेत्र में 2.5 लाख लोगों का डाटा है या 6,000 लोगों का डाटा हमारे पास है, ये उनके नाम है, ये उनके एफिडेविट है और ये उनके वोटर कार्ड है, लेकिन उनका ये बयान है कि उनको वोट ही नहीं डालने दिया गया, ये ऑथेंटिक काम होता है जैसा केजरीवाल करते हैं। अगर वो ये पेश करते कितनी नौकरियां दी गई, हमारे उस समाज जो पिछड़ा हुआ है उसको इग्नोर किया जा रहा है, जैसा राहुल गांधी ने बयान दिए कि इतने इतने पदों पर इतने इस जाति के लोगों को ही विराजमान कर दिया गया, जबकि पिछड़े हुए दलित समाज हमारा सिर्फ विधायक और राष्ट्रपति बना के झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। ये ऑथेंटिक बातें हैं, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई होती है। वो
बताते कि हम गठबंधन बना के कैसे चुनाव लड़ेंगे। अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर बदहाली का या मंदिर मंदिर करने का, तो उसके फैक्ट्स पेश करते, वो बताते कि भाई इतने लोगों को बेरोजगार है हमारे उत्तर प्रदेश में, इतनी नौकरियां मिली, यहाँ पर कहीं ना कहीं जातिगत, कहीं ना कहीं जातिवाद चला, हाशिए पर जो समाज है उसको नौकरी नहीं मिली, इसका डाटा पेश करते। वो बताते कि महंगाई का ये ग्राफ बढ़ गया है, वो बताते कि सरकारी नौकरी कहां कहां कितने दिनों से बंद है और कितनी रिक्वायरमेंट है, वो बताते कि निजीकरण कहां कहां हो गया। ये होता है एजेंडा, और तब ये साबित करते कि हम सिर्फ मंदिर मंदिर की बात नहीं करेंगे, हम जनता की, उन सनातनी भाइयों की बात करेंगे जो बेरोजगारी से तड़प रहे हैं, उन सनातनों की बात करेंगे जो अपने बच्चों को पढ़वा नहीं पा रहे हैं, स्कूलों की क्या दशा है। वो ये बताते हैं कि हमारे सनातन भाई ही, हमारे पिछड़े, दलित, अपर क्लास, हिंदू, मुस्लिम सब लोग किस तरह से स्वास्थ्य के अभाव में तड़पते हैं। ये होती बात, और लगता कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कथित तौर से भारतीय जनता पार्टी के मंदिर मस्जिद के एजेंडे पर से अलग हटकर वो जनता की बात कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में मजाक बना दिया है सत्ता ने भी, विपक्ष ने भी, और सनातनियों का सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है। बहुत अच्छा धर्म है, बहुत अच्छे सनातनी भाई है उस देश के, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है, उनकी सौम्यता, उनकी सौहार्द, लेकिन अब मजाक बन गया है। हर समय हर जगह मंदिरों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, उसका बड़ा आदर भी करते हैं, सभी लोग आदर करते हैं। और एक बड़ी मिसाल है संभल में मंदिर बंद कर दिया गया, हमारे हिंदू भाई ने बंद कर दिया, उसके बाद समय नहीं था, इतनी मंदिरें हैं। वो मिसाल जो आपने बिजली चोरी वाले मामले में जो मंदिर सामने आई है, वो एक सनातनी परिवार ने बंद कर दिया, वो अपनी रोजगार और तमाम परेशानियों में था और उसने उसको लॉक कर दिया। मंदिरों की हमारे क्या कोई कमी नहीं है, लेकिन हम स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम जातिगत लड़ाई के बीच में सब कुछ भूल के सिर्फ मंदिर ढूंढ रहे हैं। और ये सत्ता पक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी कर रहा है तो ये समाजवादी पार्टी भी कर रही है। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता अगर बयान देते हैं तो सनातन धर्म का मजाक वो भी बनाते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजाक ही बना रही है, ये मजाक ही है। ये सनातन धर्म और हिंदुत्व के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये दुनिया में खराब संदेश जा रहा है कि हर समय मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ रह ही नहीं गया। आप अपने धार्मिक स्थलों का सम्मान करिए, उनके हक की लड़ाई भी लड़िए, लेकिन ये थोड़ी की खाली बस यही रह गया। नाविद जी, आपको जानकारी है कि ये अच्छा नहीं है, आप इस बात को महसूस करते हैं कि दुनिया में भारत का क्या संदेश जाएगा। आलोक पांडे जी भी इस बात को महसूस करते हैं, तो अशोक जी क्यों नहीं कर पा रहे? ये जो चश्मा राजनीतिक दल का अपनी सोच या अपने नेता ने जो कह दिया उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कहा जाए, ये जो सोच है, यही हमारे राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के एक बहुत बड़े गिरावट का कारण आप समझती हैं ऋचा सिंह जी? जी, मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आया। मेरा सवाल ये है ऋचा सिंह जी कि हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में ये जो धर्म के नाम पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के सामने फुटबॉल का मैच खेल रही है, ये कितना सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फुटबॉल का मैच चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास की राजनीति करती है और इसको उसकी तमाम योजनाओं में परिलक्षित होते देखा जा सकता है कि आप पूरे देश में मुझे एक योजना ऐसी बता दीजिए कि जिसमें धर्म या जाति के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। क्या इस बात को कोई भी नकार सकता है कि आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में ऋचा जी एक मिनट, ऋचा जी, अभी योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश करना है आपको। नहीं, रिपोर्ट कार्ड नहीं, आपने संदेश की बात की है, आपने संदेश की बात की है, तो मैं उस संदेश को बता रही हूँ। ऋचा सिंह जी, मेरी बात को सुनिए। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री निवास के भीतर जिस शिवलिंग के होने की चर्चा की है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता क्या समझ रही है और सत्तारूढ़ दल क्या सोचता है उनके बयान पर? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार सनातन का अपमान करती है और ये अखिलेश यादव जी का ये बयान भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए आया है। उनको यही तब ध्यान में नहीं आया जब वो उसी आवास में खुद बैठते थे। लगातार अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने तरह तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि गंगा जल से धुलवाया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि सनातन परंपरा में तो ये परंपरा रही है कि कोई भी जब अपने किसी नए ऑफिस में, घर में प्रवेश करता है तो गंगा जल का उपयोग करता है।
आज जहां वो शिवलिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो शिवलिंग तो हमारे यहाँ कड़कड़ में है, लेकिन वो शिवलिंग तब क्यों नहीं अखिलेश यादव जी को दिखाई पड़ा जब वो खुद उस आवास में थे। सवाल इस बात का है कि जब संभल में एक इमारत जिसे एएसआई ने अपना मॉन्यूमेंट घोषित किया था, जिसमें लगातार परिवर्तन किया जा रहा था और जिसका सर्वे करने का आदेश हुआ था, और उस आदेश की किस तरीके से मखौल उड़ाया समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दे पर अपना स्टैंड स्पष्ट करने की बजाय समाजवादी पार्टी को यह बताना चाहिए कि 2012 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उसी संभल की इमारत में तमाम हिंदू अपने रिचुअल्स करने जाया करते थे, और 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो शफीकुर रहमान बर्क ने हिंदुओं का उस हिस्से में जाना बंद कर दिया। ये क्यों नहीं बताते जब संविधान की और कानून की बात करते हैं कि एएसआई ने 2018 में एक एफआईआर कराई और ये बताया कि हमें ही इस इमारत के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आप सोचिए कि 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो एएसआई अपने जो उसे संवैधानिक अधिकार है उसकी एफआईआर भी नहीं दर्ज करा सकी। 2024 में एएसआई ने एक हलफनामा दाखिल किया कोर्ट में और कहा कि इसकी संरचना में मूलभूत परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन जब पहली बार वहां कानून के शासन का इस्तेमाल हो रहा है, वहां संवैधानिक प्रक्रियाओं को लागू किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को कष्ट हो रहा है। समाजवादी पार्टी दंगाइयों के साथ खड़ी हुई है। ये एक बार भी इन्होंने पत्थरबाजी की किसी निंदा नहीं की। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की पीट कर गोलियों के छर्रों से हत्या कर दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन क्या बहराइच गया? अयोध्या की वो बच्ची जो दलित भी थी और जिसका बलात्कार समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोबीद खान ने किया, लेकिन क्या वहां पर समाजवादी पार्टी गई? सुल्तानपुर में डकैश मंगेश यादव ने जिस व्यापारी के दुकान को लूटने का काम किया, क्या वहां पर समाजवादी पार्टी गई पीड़ित के पास? तो ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करना समाजवादी पार्टी का, और ये जिस तरीके से लगातार इनको हर जगह सिर्फ सनातन से दिक्कत है, इनको सिर्फ हिंदू अगर अपने किसी मैं एक बात कहना चाहती हूँ मीना जी, अगर किसी को भी इस देश में राइट है, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने अगर मूल को जानना चाहता है, इसके लिए वो न्यायालय का रुख करता है, वो जाकर पत्थर नहीं चलाता है, वो खुद से फावड़ा नहीं चलाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर सर्वे की टीम वहां पे न्यायालय के आदेश पर जाती है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद निकलकर जनता को भड़काते हैं कि हम ये सर्वे नहीं होने देंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहती हूँ, आप हमारी बहुत सीनियर सम्मानित हमेशा आप इसको होस्ट करती हैं, आप इनसे पूछिए कि अखिलेश यादव जी ने मंदिर मस्जिद के नाम पे किस तरीके की पूरे देश में गुमराह करने का काम किया। जो न्यायालय के द्वारा सर्वे टीम थी, कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में गई थी, उसको उन्होंने इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर कहा कि वहां खुदाई करने गई थी। तो क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को खुदाई में और सर्वे में अंतर नहीं पता है? तो ये इस तरीके से मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए, जनता को, इस देश को गुमराह करने के लिए और लगातार सनातनियों का अपमान करने के लिए इस तरीके के बयान अखिलेश यादव जी देते रहते हैं, चाहे वो खुदाई का बयान हो, चाहे वो तमाम मुख्यमंत्री आवास को लेकर बयान हो। उनको सबसे पहले अपने उसमें झांकना चाहिए। और कहा गया एक शेर है कि मैं उम्र भर यही गलती करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। वही हालत समाजवादी पार्टी की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो जनता को गुमराह करने के लिए उस राजनीति का सहारा ले रहे हैं जिसमें जनता के मुद्दे जो हैं वो पीछे हट जाएं, जनता के मुद्दे गौण हो जाएं। और जिस तरह की सियासत इस प्रदेश में हो रही है, आने वाले दिनों में देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश की राजनीति चुनावों से पहले और कैसे कैसे रूप देखेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। न्यूज़ 24 में अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।